यामिनी का जवाब सुनकर युग डर जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा घर है मतलब? यामिनी हंसते हुए कहती है, मेरा घर नहीं बाबू, मैंने कहा वो तो यक्षिणी का घर है ना। यामिनी की बात सुनकर युग कुछ नहीं कहता, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। युग अभी भी यामिनी को देखकर घबरा रहा था। वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो यामिनी ही है या फिर यक्षिणी। यामिनी धीरे से कहती है, सुना है आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में ही उस यक्षिणी को कैद किया गया था। कहीं आपने वो कोठी खोलकर उसे उस कैद से रिहा तो नहीं कर दिया? युग मन ही मन सोचने लग जाता है, यही पता करने तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ। पता नहीं अभिमन्यु ने सारी तैयारी करके रखी होगी या नहीं। मुझे कैसे भी करके पूर्णिमा आने से पहले ये पता करना ही होगा कि यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है या नहीं। जब युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी उसका हाथ छूते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए बाबू, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। यामिनी के छूने पर युग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और कहता है, कहीं भी तो नहीं। तुम बोलो ना यामिनी, क्या बोल रही थी? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वो हम बोल रहे थे कि आपको डर नहीं लगता उस कोठी में रहने में। सुना है यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली थी। किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार दिया करती थी। बाबू, यदि आपको बुरा ना लगे तो एक सलाह दूं? युग झट से कहता है, कैसी सलाह यामिनी? मेरी सलाह तो यही है बाबू कि यदि कभी गलती से भी अगर यक्षिणी उस कैद से आजाद हो भी जाए तो आप कभी भी ये नदी पूर्णिमा या अमावस्या की रात पार मत करना, वरना वो सबसे पहले आपको ही अपना शिकार बनाएगी। यामिनी की ये बात सुनकर युग का गला सूख गया था। युग यामिनी से अपनी नजरें मिलाते हुए कहता है, क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? यामिनी बेफिक्र होकर बोलती है, क्यों क्या क्यों बाबू? आप दिखते ही इतने अच्छे हो कि आपको देखते ही किसी भी लड़की का आप पर दिल आ जाए, तो फिर वो तो यक्षिणी है। अगर मैं यक्षिणी होती ना तो आपको ही अपना शिकार बनाती। यामिनी की बात सुनकर युग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। वो मन ही मन मुस्कुराने लग गया। वो पहली बार एक ऐसी गांव की लड़की को देख रहा था जो ऐसे बेधड़क होकर बातें किया करती थी। यामिनी को देखकर कई बार युग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ गई थी। युग की जिंदगी से शालिनी के चले जाने के बाद आज तक युग ने किसी लड़की से इतनी बातें नहीं की थी जितनी नदी पार करते वक्त उसने यामिनी से कर ली थी। पता नहीं क्या जादू था यामिनी के चेहरे और बदन में, जिससे युग चाहकर भी अपने आप को यामिनी से बात करने से नहीं रोक पा रहा था। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अभिमन्यु, कायर और कछुआ साथ साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उन तीनों के सामने शराब की 3 बोतल रखी हुई थी, साथ ही कुछ डिस्पोजेबल और 2 बिस्लेरी पानी की बोतल भी थी। कछुआ ऊबते हुए कहता है, यार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? बोतल सामने रखी है, जल्दी जल्दी पैक बनाओ और कार्यक्रम शुरू करो। कायर कछुए पर बिचकते हुए कहता है, अरे पागल, पहले युग को तो आने दे। जिसकी कोठी है उसकी इजाजत के बिना ही कार्यक्रम शुरू कर देंगे क्या? यार इसमें इजाजत वाली क्या बात हो गई? युग दोस्त है हमारा, वो थोड़ी हमें उसके घर में कार्यक्रम करने से मना करेगा। आखिर वो दोस्त ही क्या जिसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले उसकी इजाजत लेनी पड़े। हाँ सही कहा। वैसे भी ये दोस्ती में ना तेरा मेरा नहीं होता, दोस्ती में सब दोस्तों का ही होता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ मारते हुए कहता है, क्यों अभिमन्यु, क्या बोलता है? शुरू करे कार्यक्रम? अभिमन्यु कायर की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो तो मन ही मन कायर और कछुए को गालियां दे रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं इन दोनों कमीनों को कैसे भनक लग गई कि मैं यहाँ पर हूँ और साले यहाँ पर आ गए कार्यक्रम करने। सोचा था आज अपने भूत पकड़ने वाले डिवाइस की मदद से यक्षिणी का पता लगाऊंगा कि वो ग्रेवयार्ड कोठी में है या नहीं, पर इन दोनों बेवकूफों ने तो सब चौपट कर दिया। बचपन में भी ये दोनों मेरे सारे काम बिगाड़ते थे और अभी भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी कछुआ शराब की बोतल को अपने हाथ में लेता है और उसे चूमते हुए कहता है, बस जान, थोड़ी देर और, फिर तुम सीधा मेरे अंदर होगी और मेरी प्यास बुझाओगी। अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये कछुआ दिखने में तो हड्डी का ढांचा है, पर पता नहीं इतनी कैसे पी लेता है। कुत्ता कहीं का, हरामी साला। कछुआ अपनी जगह से उठते हुए कहता है, यार तुम दोनों बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ,
वरना शराब पीने के बाद हल्का होने गया तो तब तक गड़बड़ हो जाएगी ना। इतना कहकर कछुआ अपनी जगह से उठ जाता है। वो अभी एक दो कदम ही चला था कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। कायर ठहाके मारते हुए कहता है इस कछुए के तो बिना पिए ही पैर लड़खड़ा रहे। पता नहीं इसका पीने के बाद क्या हाल होने वाला है। कछुआ उठते हुए कहता है, यार जरूर ना कोई मुझे गाली दे रहा है तभी मैं गिरा। मेरी दादी कहती है हमें अक्सर ठोकर तभी लगती है जब आपका कोई करीबी दोस्त आपको गाली दे रहा हो। जैसे ही अभिमन्यु कछुए के मुंह से बात सुनता है, घबराते हुए कहता है कि क्या कहा तूने? तेरा कोई दोस्त तुझे गाली दे रहा है? कौन है जरा बता तो मुझे। किसकी हिम्मत हुई मेरे प्यारे कछुए दोस्त को गाली देने की? कछुआ अपनी कोहनी मलते हुए कहता है, पता नहीं कौन है। एक बात पता चल जाए उस दगाबाज दोस्त के बारे में, फिर देखना कैसे उसे गालियां दे देकर ना गिराता हूं मैं। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, ये गाली देने का असर तो सच में होता है। कायर अभिमन्यु और कछुए को टोकते हुए कहता है, यार तुम दोनों ये फालतू की बातें ना करना बंद करो। और अभिमन्यु तू बता क्या करना है? युग का इंतजार करे या नहीं, या फिर उसके बिना ही कार्यक्रम शुरू करे? कछुआ वापस से अपनी जगह पर उठते हुए कहता है, यार उसका इंतजार क्या करना, वैसे भी तो वो कहाँ पीता है। हम तीनों ही तो है पीने वाले, वो तो बस हमारा मुंह ताकता रहता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार कछुए बात तो तेरी सही है, पर फिर भी एक बार उसे बता देते तो सही रहता। वो दोस्त हुआ तो क्या हुआ, फिर भी आखिर ये उसका घर है, उसकी इजाजत के बिना हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कायर कहता है, यार तो उसे फोन करके पूछ लेना हम यहाँ पर कार्यक्रम कर ले क्या, और ये भी पूछ लेना कि वो आ रहा है या नहीं। वैसे भी रात के 1 बज गए हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी रात में नदी पार करेगा। मैं तो शाम से उसे फोन लगा रहा हूँ पर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है उसका। यार तुझे तो पता ही है रॉन्ग कामुजा गांव में अक्सर लाइट की प्रॉब्लम होती है, और मैंने कहा ना वो नहीं आने वाला। आज 13 साल बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है तो एक दिन तो वहां पर रुक कर ही आएगा ना। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, यार मुझे तो कायर की बात में दम लगता है। मुझे भी यही लगता है कि युग नहीं आने वाला। यार बात तो तेरी भी सही है, पर कुछ देर और इंतजार करके देखते हैं ना, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि उसे यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम करना है। कायर और कछुआ दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसा काम? अभिमन्यु घबराने लग जाता है और सोचने लगता है कि ये जल्दबाजी में उसके मुंह से क्या निकल गया। कायर अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू चुप क्यों हो गया? बता ना क्या जरूरी काम है युग को, जो आज रात ही उसे यहाँ पर आना पड़ेगा। अभिमन्यु बहाना बनाते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को तो पता ही है ना कि युग यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप खोलने वाला है, तो उसी पर आज रात हम दोनों लंबी डिस्कशन करने वाले थे। तो ये जरूरी काम हुआ ही ना, रिश्तेदार थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार युग के लिए उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके रिश्तेदार, इसका फैसला ना बाद में हो जाएगा, पर अभी मेरे लिए टॉयलेट जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना टैंक यहीं पर खाली हो जाएगा। इतना कहकर कछुआ भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लग जाता है। इस तरफ यामिनी और युग कृष्णोई नदी के बंगलामुड़ा घाट के किनारे पर पहुंचने वाले थे। युग अभी भी यामिनी को देखे जा रहा था, उसकी उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया था यामिनी ने युग के ऊपर। यामिनी डूंगी का चप्पू चला ही रही थी कि वो चप्पू चलाना रोक देती है और कहती है, बाबू बंगलामुड़ा घाट आ गया। युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहता है, क्या कहा? घाट आ गया? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ बाबू, पूरा आधा घंटा लगा है नदी पार करने में। अरे आधा घंटा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ बातें करते करते। युग ने इतना ही कहा था कि तभी आसमान में जोरों की बिजली चमकती है। यामिनी बादलों को देखते हुए कहती है, लगता है आज रात जमकर बारिश होने वाली है। हाँ मुझे भी यही लगता है। मुझे जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना चाहिए। तुम भी निकलो वरना यहीं पर फंस जाओगी। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चल सकती हो। नहीं अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा बाबू अभी मैं नहीं आ सकती, घर पर मेरे बीमार बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था,
कि तुम्हारे बाबा भी है। इतना कहकर युग अपनी पैंट की जेब में से पर्स निकालता है और उसमें से 200 रुपए निकालकर यामिनी को दे देता है। यामिनी झट से वो पैसे ले लेती है। यामिनी के चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। युग डोंगी से नीचे उतरने लग जाता है, पर तभी उसे कमल के फूलों की खुशबू आने लग जाती है और वो जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। धीरे धीरे कमल के फूलों की खुशबू बढ़ने लग गई थी और सीधे युग के नथनों में घुसने लग गई थी। कमल के फूल की खुशबू यामिनी के पास से आ रही थी। युग खुशबू को सूंघते हुए यामिनी के पास जाने लग जाता है। यामिनी घबराते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो बाबू? हमारे करीब क्यों आ रहे हो इतना? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। कमल के फूलों के खुशबू में युग इतना मदहोश हो गया था कि उसको अपने आप पर कुछ काबू ही नहीं रहा था। कमल के फूलों की खुशबू में एक नशा सा था। ये खुशबू यामिनी के बदन में से ही आ रही थी। युग यामिनी के बहुत करीब चले जाता है, उतने ही करीब जितना फूल उसकी पत्तियों के रहता है। युग यामिनी के इतना करीब पहुंच गया था कि यदि एक कदम भी वो आगे बढ़ता तो उसके होंठ यामिनी के होंठ से टकरा जाते। युग वहीं पर रुक जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, ये खुशबू में युग बार बार यही बड़बड़ाए जा रहा था। यामिनी युग की आंखों में देखने लग जाती है। युग यामिनी की आंखों में लगे काजल की गहराई में खो जाता है। यामिनी के बाल डोंगी में बैठने से पहले खुले हुए थे, पर पता नहीं कब उसने उन बालों का एक बड़ा सा जूड़ा बना लिया था। उन्हीं बालों में एक कमल का फूल लगा हुआ था। यामिनी वो फूल अपने बालों में से निकालते हुए युग को देते हुए कहती है, ये खुशबू इसमें से आ रही है। युग उस फूल को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो इससे आ रही है वो खुशबू। पर यामिनी, बालों में कौन कमल का फूल लगाता है? मैं लगाती हूँ ना बाबू। जिस तरह मुझे जुगनू पसंद है उसी तरह कमल के फूल भी बहुत पसंद है। युग कमल के फूल को अपने नाक के पास लाते हुए उसकी खुशबू सूंघते हुए कहता है, तुम भी ना यामिनी, पता नहीं तुम्हें क्या क्या पसंद है। यामिनी धीरे से कहती है, मुझे संभोग भी बहुत पसंद है बाबू। जैसे ही युग यामिनी के मुंह से बात सुनता है उसका सिर घूमने लग जाता है और वो चक्कर खाकर धड़ाम से डोंगी पर ही गिर जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग के दोस्त अभी भी उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। कायर, कछुआ और अभिमन्यु तीनों की नजरें शराब की बोतल पर गड़ी हुई थी। वो तीनों यही सोच रहे थे कि कब युग आएगा और कब उसे वो खोलेंगे। कायर ऊबते हुए कहता है, यार अब ना मुझसे एक पल भी सब्र नहीं होता। मैं नहीं कर सकता युग का इंतजार। उसे आना होता ना तो वह आ चुका होता। मेरी बात मानो, वो वहीं उसके बड़े पापा के घर रुक गया होगा। हमें कार्यक्रम ना शुरू कर देना चाहिए। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार तू ठीक कहता है। अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो हम लोग मेरे घर में ही प्रोग्राम कर लेते। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? तेरे घर? कछुए, बोलने से पहले जरा सोच तो लिया कर कि क्या बोल रहा है। अगर तेरे घर में प्रोग्राम करते ना तो सारी शराब तो तेरी दादी पी जाती। याद है ना, पिछली बार जितनी बोतल हम तीनों ने मिलकर खाली नहीं की थी उतनी तो तेरी दादी ने अकेले कर दी थी। कछुआ शर्माते हुए कहता है, यार वो तो दादी है ना, वो भी अपने जमाने की शेरनी थी। तुम्हें नहीं पता, मेरी दादी ने ना बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। दादी ने मुझे बताया था एक बार जब वो किश्नोई नदी पर गई थी तो उन्होंने वहां पर यक्षिणी को देखा था। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, यार तूने तो अभी पी भी नहीं है और पीने के पहले ही फेंक रहा है। यार मैं फेंक नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। दादी की कसम, उन्होंने ही मुझे बताया था। जब कछुआ अपनी दादी की कसम खाता है तो कायर और अभिमन्यु दोनों को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि कछुआ अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, कभी उनकी झूठी कसम नहीं खा सकता था। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो फिर यक्षिणी ने तेरी दादी को अपना शिकार नहीं बनाया? कैसे बनाती? दादी मर्द थोड़ी थी। यक्षिणी तो मर्दों को अपना शिकार बनाती थी ना, वो भी उनके साथ संभोग करके।
कायर कछुए को देखते हुए कहता है, तो फिर यक्षिणी ने तेरी दादी को ऐसे ही कैसे जाने दिया, वो भी बिना कुछ करे? यार इसके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, पर बस दादी ने मुझे ये बताया था कि उनका और यक्षिणी का एक बार आमना सामना हुआ जरूर था, वो भी किश्नोई नदी पर। अब दादी अभी तक जिंदा है तो जाहिर सी बात है यक्षिणी ने उन्हें जाने दिया होगा। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, यार मैं नहीं कहता था, यक्षिणी ना अच्छी औरत है, देख ये उसकी अच्छाई का सबूत है, तभी तो उसने ये कछुए की दादी को जाने दिया ना। कायर अभिमन्यु की बात से डिसएग्री करते हुए बोलता है, मैं नहीं मानता तेरी बात। मान ले अगर यक्षिणी अच्छी है भी तो तू ही बताना कि वो मर्दों को अपना शिकार क्यों बनाया करती है? यार अभिशाप के कारण, अब कितनी बार बताऊं, उसे एक अभिशाप मिला था जिसके कारण वो बुरी बन गई थी। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, यार इतनी रात में कौन आया होगा? कायर बेफिक्र होकर कहता है, लगता है युग आ गया, तुम लोग अब कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी करो, पैक बनाओ, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। इतना कहकर कायर अपनी जगह पर खड़ा होता है और दरवाजा खोलने लग जाता है। कछुआ शराब की और अभिमन्यु बिस्लेरी की बोतल का ढक्कन खोलने लग जाते हैं। जब कायर दरवाजा खोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मंत्र मुग्ध अवस्था में खड़े हो जाता है। अभिमन्यु के पीछे से आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ कायर, तू दरवाजे पर क्यों खड़ा हो गया? जल्दी अंदर आना युग को लेकर। कायर कुछ जवाब नहीं देता, वो तो चिर अवस्था में खड़ा हुआ था। जब कायर 5 मिनट तक कुछ जवाब नहीं देता तो अभिमन्यु और कछुआ दोनों उसके पास जाने लग जाते हैं। दरवाजे के पास आकर उन दोनों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था।